स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्लब। राहुल बताओ सर ये आज हम क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं। आज की लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फैक्टराइजेशन मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना और किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट निकालना। ठीक है, अब इधर देखो, फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ने से पहले एक 9th क्लास में आप लोगों ने थ्योरम पढ़ी थी, दैट इज इंटीग्रल रूट थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहती थी कि किसी भी पॉलिनोमियल, अगर कोई पॉलिनोमियल है और उसके कोएफिशिएंट जो है वो इंटीजर्स है, ठीक है, मैं एक एक करके लिखता जा रहा हूं। पहली बात पॉलिनोमियल होना चाहिए, उसके बाद पॉलिनोमियल के जो कोएफिशिएंट हो हर एक टर्म में वो क्या हो? इंटीजर हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ कोई पॉलिनोमियल लिख दिया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x माइनस 2। यहाँ पे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, कुछ भी नहीं है तो क्या मानते हैं? 1। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? 3। और ये कांस्टेंट टर्म, तो जितने भी कोएफिशिएंट है वो किस फॉर्म में है? इंटीजर की फॉर्म में। अगर यहीं पे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट होता 2/3 तो ये थ्योरम यहाँ पे अप्लाई नहीं होती। नेक्स्ट जो बात कहता है वो ये कहता है कि लीडिंग कोएफिशिएंट, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि लीडिंग कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं। तो लीडिंग कोएफिशिएंट हम बोलते हैं आपका जो भी पॉलिनोमियल हो। फॉर एग्जांपल हमने ये पॉलिनोमियल माना था एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल कौन सा है? एक्स क्यूब। इसका कोएफिशिएंट जो होगा वो लीडिंग कोएफिशिएंट कहलाएगा। और दूसरी बात, किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने का स्टैंडर्ड पैटर्न क्या होता है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को? सबसे पहले वो वेरिएबल लिखो जिसकी पावर सबसे ज्यादा हो, हाईएस्ट हो, फिर उससे कम पावर वाला, फिर उससे कम पावर वाला, एंड सो ऑन अप टू। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो जो सबसे पावर वाला वेरिएबल होगा, इसकी पावर कितनी? x की पावर 3, इसका एक्सपोनेंट कितना? 3, तो इसका जो कोएफिशिएंट होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। तो लीडिंग कोएफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1। अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं, ये तीनों कंडीशंस, तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी आपका पॉलिनोमियल है उसका जो कांस्टेंट टर्म है, जैसे हमारे पॉलिनोमियल का कांस्टेंट टर्म क्या है? -2। अब कांस्टेंट टर्म क्या होता है मैं फिर से एक बार ब्रीफ कर देता हूं। वो टर्म हमारे पॉलिनोमियल में जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म के फैक्टर्स ही क्या होते हैं? इस पर्टिकुलर इक्वेशन के 0। ये याद रखना हमेशा कि पॉलिनोमियल में अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, सबसे पहली बात पॉलिनोमियल होना चाहिए, दूसरी बात जितने भी वेरिएबल है उनका कोएफिशिएंट इंटीजर होना चाहिए, तीसरी बात लीडिंग कोएफिशिएंट आपका कितना होना चाहिए? 1। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं देन वी कैन से दैट कि जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म के जो फैक्टर्स होंगे वही इसके क्या होंगे? 0 होंगे। उन्हीं फैक्टर्स में से कोई फैक्टर्स, जैसे इसकी पावर 3 है तो इसके मैक्सिमम 3 0 होंगे, तो -2 के ऐसे 3 फैक्टर जो इसको इस पे वैल्यू पुट करेंगे तो इसको किस में कन्वर्ट कर दें? 0 में। ठीक है, तो होंगे किस में से? इसी के फैक्टर्स में से होंगे। ये हमारी थ्योरम बोलती है। तो इसी पैटर्न को लेके एक और थ्योरम थी, वो थी रेशनल रूट थ्योरम। उसमें क्या था? उसमें बस इतना था कि मान लो अगर आपका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 ना हो, उस केस में जो आपका 0 होगा पॉलिनोमियल का वो क्या होगा? वो होगा कांस्टेंट टर्म दैट इज c अपॉन जो भी आपका लीडिंग कोएफिशिएंट है। मान लो लीडिंग कोएफिशिएंट 2 है तो उसका डिवाइड कर दो। अब इस पर्टिकुलर फॉर्म के जितने भी फैक्टर्स होंगे वो उस पॉलिनोमियल के क्या होंगे? 0 होंगे। अब ये बात यहां पे कैसे रिलेट करेगी? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज आल्सो अ पॉलिनोमियल। देखो, अगर इसको 0 से इक्वेट कराते हैं जब ये इक्वेशन बनती है, अगर आप इसको 0 से इक्वेट ना कराओ, जैसे फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ वी आर राइटिंग इट लाइक दैट x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, ठीक है, 0 के इक्वल नहीं कर रहे हैं। अब यहां ध्यान से देखो, ये 0 के इक्वल नहीं किया है। नाउ इट इज नॉट अ इक्वेशन, इट इज अ एक्सप्रेशन। और ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है क्योंकि वेरिएबल्स की पावर किसमें है? नॉन नेगेटिव इंटीजर में है, दैट इज होल नंबर। अब यहां पे ये पूरे तरीके से कौन सी थ्योरम को फॉलो कर रहा है? ये फॉलो कर रहा है आपकी कौन सी? इंटीग्रल रूट थ्योरम को। तो इंटीग्रल रूट थ्योरम के अकॉर्डिंग ऐसे पर्टिकुलर केसेस में जब आपका एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो
उसके बाद उसके जो कोएफिशिएंट हो वेरिएबल्स के वो क्या हो, इंटीजर हो। तो जो कांस्टेंट टर्म होती है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, 5। तो 5 के जो फैक्टर्स होंगे उनमें से ही कोई एक फैक्टर, उनमें से ही कोई भी फैक्टर, जैसे यहाँ हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इसके 2 जीरो होंगे, तो 5 के ऐसे 2 फैक्टर जरूर होंगे जिनको इसमें पुट करने पे ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जीरो में, ये एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जीरो में। तो इसी ही मेथड का, इसी को बेस मानते हुए हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे जो हम पर्टिकुलर मेथड लगाते हैं वो मेथड कौन सा होता है, मैंने बेस समझा दिया है। अब आप पे चाहे क्यूबिक इक्वेशन आ जाए कभी फ्यूचर में, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, आप उसको इजीली क्या फाइंड कर सकते हो, उसके रूट या जीरो। अगर इक्वेशन की फॉर्म में है तो रूट बोलेंगे, और अगर एक्सप्रेशन की फॉर्म में है तो जीरो बोलते हैं। अब इधर देखो ये एक इक्वेशन है, जीरो से इक्वेट हो रही है, इसको हमें फैक्टराइज करना है, और यहाँ पे जो हम मेथड यूज करने वाले हैं वो है मिडिल टर्म वाला, मिडिल टर्म स्प्लिट करके, ठीक है। अब इस मेथड में होता क्या है, वैसे आप लोगों ने 9th में पढ़ा है, पर आज हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे और इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे हम ऐसे दो नंबर्स ढूंढते हैं P और Q। फॉर एग्जांपल हम अपने मिडिल टर्म क्या है, 6x, 6x को कुछ इस तरीके से ब्रेक करेंगे ऐसे दो नंबर्स में जिनका सम 6 के बराबर हो, 6x के बराबर हो, और जिन दोनों का प्रोडक्ट P और Q का प्रोडक्ट किसके बराबर हो, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के इक्वल हो, ठीक है। या मैं इसको और एक और तरीके से बोलूं तो ये बोल सकता हूं कि P और Q का सम x के कोएफिशिएंट के इक्वल हो, दैट इज 6 के, और P और Q का प्रोडक्ट x स्क्वायर के कोएफिशिएंट दैट इज 1, और कांस्टेंट टर्म दैट इज 5 के इक्वल हो। ये बेस होता है। फॉर एग्जांपल मैं इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिख दूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब इस पर्टिकुलर इक्वेशन में मैं बोलूंगा कि अगर आप मिडिल टर्म से इसको सॉल्व कर रहे हो तो आपको ऐसे दो नंबर्स में तोड़ना है इसको जिन दोनों नंबर का सम किसके इक्वल हो, b के, दैट इज x के कोएफिशिएंट के, b को टेक्निकली बोलेंगे क्या, x का कोएफिशिएंट, और ऐसे दो नंबर के प्रोडक्ट में ब्रेक करेंगे जिनका प्रोडक्ट किसके इक्वल हो, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट दैट इज a इनटू कांस्टेंट टर्म दैट इज c। तो ये पर्टिकुलर पैटर्न आपको फॉलो करना होता है जब आप मिडिल टर्म से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करते हैं जिनका प्रोडक्ट किसके इक्वल हो, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट के और कांस्टेंट टर्म के, जिनका सम किसके इक्वल हो, x के कोएफिशिएंट के दैट इज b के। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम अपनी पहली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे अभी अभी हमने बोला ऐसे दो नंबर ढूंढो जिनका प्रोडक्ट किसके इक्वल हो, x स्क्वायर के कोएफिशिएंट के और किसके, कांस्टेंट टर्म के। तो यहाँ पहले एक मैं बेसिक से बताता हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनना। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या है, सॉरी इस पर्टिकुलर इक्वेशन में x स्क्वायर कोएफिशिएंट है 1, कांस्टेंट टर्म क्या है 5, इन दोनों का प्रोडक्ट करो तो 1 into 5 कितना आएगा, 5, ठीक है। अब 6 आपको इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है 5, और ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका सम कितना है 6 और जिन दोनों नंबर का प्रोडक्ट कितना है 5, यही तो रूल बताया था। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल हो, ऐसे दो नंबर जिनका सम x के कोएफिशिएंट के इक्वल हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिन दोनों का प्रोडक्ट करने पे 5 आए और जिन दोनों का सम करने पे 6 आए। तो ध्यान से देखो 1 into 5, 1 का 5 में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 5, और 1 और 5 को ऐड करो तो कितना आएगा 6। तो ये दो नंबर्स हैं जो एक साथ दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। ध्यान देना 1 और 5 का मल्टीप्लाई करो तो 5 आ रहा है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन कि इसका जो ये दो नंबर है इनका सम किसके इक्वल आना चाहिए, x के कोएफिशिएंट के। x का कोएफिशिएंट कितना है 6, चलो सम करते हैं 1 + 5 6 आ रहा है। तो दोनों ही कंडीशन अगर एक साथ कोई दो नंबर फुलफिल कर दें तो वही दो नंबर्स होते हैं रिक्वायर्ड नंबर जिनके फॉर्म में आपको इसको स्प्लिट करना है। तो हमें वो दोनों नंबर कौन से मिल गए, 1 और 5। अब इधर देखो इसको लिखेंगे कैसे, x स्क्वायर प्लस 6 की जगह आप क्या लिखेंगे 1 + 5 into x plus 5 equals to 0। x स्क्वायर प्लस x का इसमें मल्टीप्लाई 1 into x प्लस 5 का x में मल्टीप्लाई 5x plus 5 equals to 0।
अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, अब देखो ग्रुपिंग मेथड लगाते हैं। इन दोनों में कॉमन देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या कॉमन है, एक्स दोनों में दिख रहा है। और ऐसे पर्टिकुलर केसेस में हम कौन से वेरिएबल या कौन सा कांस्टेंट लेते हैं जिसकी पावर वो हो, कम हो। तो एक्स स्क्वायर एक्स में पावर किसकी कम है, एक्स की। तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर में एक्स का डिवाइड करेंगे एक्स, एक्स से एक्स का डिवाइड करेंगे 1 प्लस 5x और 5, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है 5। अब 5 का 5x में देखो कॉमन लेने का मतलब होता है कि आपको अंदर वाले हर एक टर्म से उसका डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर और एक्स में से हमने क्या कॉमन लिया था, एक्स। अब एक्स का डिवाइड एक्स स्क्वायर में भी करो, एक्स का डिवाइड एक्स में भी करो, तो इधर देखो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब यहाँ पैटर्न क्या फॉलो होता है, देखो बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो एक्सपोनेंट जो होता है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो एक्सपोनेंट रूल के हिसाब से पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट। तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1, और x की पावर 1 को हम सिंपली क्या लिख देते हैं, x। दैट्स व्हाई यहाँ पे पहली टर्म जब x से x स्क्वायर का डिवाइड किया x आया। अब दूसरी टर्म क्या है, x। अब x को x से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 1 प्लस 5x और 5, इन दोनों में क्या ऐसी चीज है जो दोनों में है, तो 5 दोनों में आ रहा है, 5 कॉमन ले लिया। जो कॉमन लेंगे उसका हर एक पर्टिकुलर टर्म से डिवाइड करेंगे। 5 का 5x में मल्टीप्लाई, 5 से 5 कैंसिल, कितना बचा x, प्लस 5 का 5 में डिवाइड कितना बचेगा, 1 इक्वल्स टू 0। देखो अगर आप बेसिक्स को समझोगे और बेसिक्स को समझ के फिर क्वेश्चन करोगे तो जो सिंबल्स का एरर होता है, कॉमन लेने का एरर होता है, वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है। अब इधर देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, पहली टर्म और दूसरी टर्म में दोनों में ही x+1 प्रेजेंट है, तो x+1 दोनों में से कॉमन लिया। फिर से हम बता रहे हैं कि जो भी आप कॉमन लेते हो उसका हर एक पर्टिकुलर टर्म में डिवाइड करते हो। x+1 कॉमन लिया है। अब इस केस में इस एक्सप्रेशन में पहली टर्म क्या है, इधर देखो x+1 ये हमारी पहली टर्म है, और इसमें डिवाइड किसका करेंगे, x+1 का, क्योंकि हमने कॉमन क्या लिया है, x+1। x+1 से x+1 कैंसिल, कितना बचा, x बचा, x प्लस। सिमिलरली 5 × x+1 दूसरी टर्म है, कॉमन क्या लिया है, x+1, x+1 से x+1 कैंसिल, कितना बचा, 5 इक्वल्स टू 0। इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां पे ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज हो गया। अभी इसके रूट नहीं निकले, जो इसके सॉल्यूशंस निकलते हैं उनको क्या बोलते हैं, रूट। याद रखना, x+1 × x+5 इक्वल्स टू 0। अब इसको थोड़ा टेक्निकली समझो, देखो इसका मतलब ये होता है, यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले थोड़ा जनरल व्यू में देखो तो इस पहली टर्म का इस टर्म में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। वैसे प्लस माइनस नहीं है तो ये एक ही टर्म मानी जाएगी। इस वाले एक्सप्रेशन का इस एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ ध्यान से देखो, जब इन दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है और मल्टीप्लाई का रिजल्ट कब आ रहा है, 0, तो किन्हीं भी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 कब आएगा, ये बताओ। या तो पहला टर्म 0 हो, या दूसरा टर्म 0 हो, या फिर दोनों ही टर्म 0 हो। तो यहाँ पे हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है तो या तो पहला टर्म 0 होगा, दैट इज x+1 इक्वल्स टू 0, या फिर दूसरा टर्म 0 होगा, दैट इज x+5 इक्वल्स टू 0। ये बेसिक होता है, ये लॉजिक होता है इसके पीछे का। अब इधर देखो, 1 इधर जाएगा, किस में जाएगा, माइनस में, x इक्वल्स टू -1। 5 इधर किस में जाएगा, माइनस में, दैट इज x इक्वल्स टू -5। तो x इक्वल्स टू -5, x इक्वल्स टू -1, ये दोनों ही इसके क्या कहलाएंगे, रूट कहलाएंगे। और जब आप इन दोनों को अपने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करोगे तो वो उसको सेटिस्फाई करेंगे, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आएगा, राइट हैंड साइड के। हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना आता है, x² + 6x + 5, फैक्टराइज किया, इस फॉर्म में आया, रूट निकाले तो पहला रूट कितना आया, -1, दूसरा रूट कितना आया, -5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम पैटर्न पे हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, पैटर्न याद रखना बस। जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या है, 9x² - 3x - 2 इक्वल्स टू 0। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर भी हम ऐसे दो नंबर्स ढूंढेंगे जिन दो नंबर्स का सम किसके इक्वल हो। देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना है, -3, और जिन दोनों का प्रोडक्ट p × q किसके इक्वल हो, कांस्टेंट टर्म के और x² के कोएफिशिएंट के प्रोडक्ट के। तो x² का कोएफिशिएंट कितना है, 9, कांस्टेंट टर्म कितना है, -2, 9 × -2 कितना आंसर आएगा, -18। अब यहाँ पे समझो, यहाँ समझने वाली चीज ये है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव कब आएगा, पहले तो ये बताओ। दो नंबर्स का प्रोडक्ट नेगेटिव जब आ सकता है या तो पहला टर्म नेगेटिव हो और दूसरा टर्म क्या हो, पॉजिटिव हो, या फिर पहला टर्म पॉजिटिव हो और दूसरा टर्म नेगेटिव हो। लेकिन एक साथ दोनों पॉजिटिव होंगे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा,
दोनों नेगेटिव होंगे तो प्रोडक्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये दो केस, ये केस होने ही नहीं वाला है, दोनों नंबर पॉजिटिव नहीं होंगे, दोनों नंबर नेगेटिव नहीं होंगे। तो ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जो एक पॉजिटिव हो और एक क्या हो, नेगेटिव हो। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखो 6 और 3, 6 मल्टीप्लाई 3, -6 का 3 में मल्टीप्लाई करो, -6 इंटू 3 इज वॉट, -18। इन दो नंबर का प्रोडक्ट 18 की इक्वल आ रहा है। दूसरी चीज क्या है इसमें समझने वाली कि इन दोनों नंबर का नंबर्स का जो सम है वो कितना आना चाहिए, -3। तो -6 प्लस 3 जरा ऐड करो, -6 प्लस 3 इक्वल्स टू कितना आएगा, -3। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। -6 का 3 में मल्टीप्लाई करो तो -18 आ रहा है, -6 और 3 को ऐड करो तो -3 आ रहा है। और यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो दो नंबर आपको दिख रहे हैं ना, 9 और -2, इन दोनों को ही कुछ इस फॉर्म में तोड़ना होता है कि इसका प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट ऐसे दो नंबर में कन्वर्ट हो जाए जिसका प्रोडक्ट -18 आए और जिसका सम -3 आए। तो 9 और -2 ऑलरेडी क्या है, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में 9 को ब्रेक कर सकते हैं, कंपोजिट नंबर है 3 इंटू 3 इंटू -2, 3 का -2 में मल्टीप्लाई करो 3 इंटू -6, तो -6 और 3 मिल गए ऐसे दो नंबर। ठीक है, तो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर ऐसे दो नंबर कहां से आपने ढूंढे कि इन दोनों का प्रोडक्ट -18 आ रहा है और सम -3 आ रहा है। तो ये जो दो नंबर है ना, ये इन्हीं दोनों में छुपे हुए होते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होता है और x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है। इन्हीं दोनों को ब्रेक किया करो डिफरेंट कंपोजिट नंबर्स में या प्राइम नंबर्स में, ताकि इनका सम किसके इक्वल आ जाए, -18 के, या भी जो भी रिक्वायरमेंट हो उसके इक्वल आ जाए, और उन दोनों नंबर्स का सम -3 के जो भी रिक्वायरमेंट हो उसके इक्वल, और प्रोडक्ट जो रिक्वायरमेंट हो उसके इक्वल आ जाए। तो इन दोनों को हमने ब्रेक किया 3 इंटू 3 इंटू -2, फिर हमने पेयर बनाया, देखो 3 3 का ऑलरेडी पेयर बना हुआ है 9, 3 और 2 का पेयर बनाएंगे, 3 2 जा -6, फिर क्या बचेगा 3। तो इसका भी प्रोडक्ट जो है फाइनली वो -18 आने वाला है, -6 इंटू -6 इंटू 3 -18, और इन दोनों का सम करो जरा, -6 प्लस -3 कितना आंसर आएगा, -3। तो ये ऐसे दो नंबर मिल गए हमको जो एक साथ दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट -18 के इक्वल आ रहा है और इन दोनों का सम -3 के इक्वल आ रहा है। तो अब यहां से आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा। तो आप अब भी कभी भी ऐसे दो नंबर्स ढूंढो जिन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आए और सम इस मिडिल टर्म के सम x के कोएफिशिएंट के इक्वल आए, तो वो दोनों नंबर इन्हीं दोनों में छुपे होते हैं। बस इसको फैक्टराइज कर दिया करो इन दोनों को, अगर कंपोजिट नंबर दे रखे हैं, और फिर ऐसे दो नंबर्स में कन्वर्ट करके देखा करो जिनका सम किसके इक्वल आए, -3 के, तो वो ज्यादा सिंपल रहता है आपके लिए। अब इधर देखो 9x स्क्वायर, अब इसको क्या लिखेंगे, -3x को -6x प्लस 3x -2 इक्वल्स टू 0। ऐसे दो नंबर मिल गए, -6x प्लस 3x कितना आएगा, -3x, कुछ भी चेंज नहीं किया। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो x दोनों में है, 9 और 6 दोनों कंपोजिट नंबर है। तो मैंने 9th क्लास की वीडियो कराई थी, जब भी बताया था, पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ाया था, जब भी बताया था कि जब भी ऐसे दो नंबर्स मिल जाए आपको जो दोनों कैसे हो, कंपोजिट हो, तो उन दोनों नंबर को फैक्टर्स की फॉर्म में देखा करो। 9 और 6 का क्या कोई कॉमन फैक्टर है, तो हाँ 3 है, 3, और दोनों में क्या कॉमन है, x। अब 3x का 9x स्क्वायर में डिवाइड करो, जो भी टर्म आप कॉमन लोगे उसका दोनों ही टर्म में या जितनी भी टर्म होंगी उसमें क्या करते हैं, डिवाइड। 3 का 9 में डिवाइड 3 आएगा, कांस्टेंट का कांस्टेंट से डिवाइड, वेरिएबल का वेरिएबल से डिवाइड, x का x स्क्वायर में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा x। 3x का -6x में, यहां पे बात समझो, -6x ऊपर है, 3x के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये किसका है, प्लस का। अब यहां ध्यान से देखो, 3 से 6 का डिवाइड, 3 प्लस का है, 6 माइनस का है, तो -2 आंसर आएगा। ठीक है, x से x कैंसिल, तो कितना बचा, सिर्फ -2, तो 3x -2 प्लस यहां ऑलरेडी पेयर बना हुआ है 3x -2 का, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, ना तो x दोनों में प्रेजेंट और दोनों ही प्राइम नंबर्स है। तो यहाँ क्या लिख दिया, 3x -2 इक्वल्स टू 0। अब ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, इन दोनों में ही क्या कॉमन आ रहा है, 3x -2, तो 3x -2 हमने कॉमन ले लिया। अब जो भी कॉमन लेते हैं उसका हर एक टर्म में डिवाइड करते हैं। तो पहली टर्म कितनी है, 3x इंटू 3x -2, यहां तक पहली टर्म है, तो 3x -2 से 3x -2 कैंसिल आउट, कितना बचा, सिर्फ 3x बचा, 3x प्लस। अब इधर देखो
3x माइनस टू, 3x माइनस टू हमने कॉमन लिया और दूसरी टर्म में सिर्फ 3x माइनस टू ही है, तो 3x माइनस टू से 3x माइनस टू कैंसिल, कितने टाइम्स, 1 टाइम, तो यहाँ कितना आएगा 1 इक्वल्स टू 0। अब सेम वही लॉजिक, इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब आएगा, या तो पहला नंबर 0 हो या दूसरा नंबर 0 या दोनों ही नंबर 0। तो जब पहला नंबर 0 होगा 3x माइनस टू 0 होगा, तो माइनस टू इधर किस में जाएगा, प्लस में, तो 3x इक्वल्स टू 2। 3 यहाँ किसमें है, मल्टीप्लाई में है, अपोजिट साइड भेजते हैं तो किसमें जाएगा, डिवाइड में, 2/3, x इक्वल्स टू 2/3। अच्छा देखो, ये हम बोलते हैं कि हमने इसको यहाँ भेजा, इसको वहां भेजा, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में हम किसी को कहीं पे भेजते नहीं है, बस हम दोनों तरफ सेम ऑपरेशन लगाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल चलो मैं इसको डिटेल में बताता हूं, इधर देखो, इसको रफ कर देते हैं। हमारा एक्सप्रेशन कितना है, 3x माइनस टू इक्वल्स टू 0, 3x माइनस टू इक्वल्स टू 0। अब जरा दोनों ही एक्सप्रेशन में 2 ऐड करो, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी, दो एक्सप्रेशन नहीं है कि एक्सप्रेशन है, तो 3x माइनस टू, इसमें 2 ऐड कर दिया, 0 में 2 ऐड कर दिया, माइनस टू प्लस टू कैंसिल आउट, कितना बचा, 3x इक्वल्स टू 0 प्लस टू 2। देखो सेम ऑपरेशन करते हैं ना दोनों साइड, तो हमारे इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों साइड 2 ऐड किया था तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब दोनों साइड 3 का डिवाइड कर दो, 3x/3 इक्वल्स टू 2/3, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ कितना बचा, सिर्फ x, यहाँ क्या आ गया, 2/3। तो यही समझने वाली चीज है कि कोई भी नंबर एक साइड से दूसरी साइड नहीं जाता है, उसको हम बोल देते हैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में, लेकिन लॉजिक क्या होता है कि हम दोनों साइड सेम ऑपरेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इधर देखो दूसरा क्या है एक्सप्रेशन, 3x प्लस 1, तो 3x प्लस 1 को 0 से इक्वेट कराएंगे तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 इधर जाएगा, -1 अपॉन x का कोएफिशिएंट कितना है, 3, तो x कितना आ गया, -1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन है ये अलग पैटर्न पे है, देखो यहाँ पे थोड़ा, x स्क्वायर प्लस 2√2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जरा x के कोएफिशिएंट को देखो, मिडिल टर्म को, कितना है, 2√2, दैट इज ये देखो 2√2 क्या है, इरेशनल नंबर है, और रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट क्या होता है, इरेशनल नंबर आता है, ठीक है। तो 2√2 एक इरेशनल नंबर है, ऐसे केस में क्या होता है कि स्टूडेंट थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टिल आपको वही पैटर्न अपनाना है, आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल हो, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 1 इंटू -6, दैट इज ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट -6 हो, और ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका सम p इंटू क्यू किसके इक्वल होना चाहिए, -6 के, और p प्लस क्यू किसके होना चाहिए, इक्वल x के कोएफिशिएंट के, जो कितना दे रखा है, 2√2। तो देखो दो नंबर्स का सम कितना है, 2√2 आए, तो 2√2 क्या है, एक इरेशनल नंबर, तो इन दोनों को भी किस फॉर्म में लिखना होगा, इरेशनल नंबर की फॉर्म में लिखना होगा। तो यहां हम इंटीजर की फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ये याद रखना। कहने का मतलब है -6 को ऐसे दो नंबर्स में तोड़ेंगे जो दोनों ऑलरेडी क्या हो, इरेशनल हो, ठीक है। अब इधर देखो, -6 को कैसे दो नंबर में तोड़ सकते हैं, तो पहले -6 को हमने क्या बताया था, जब भी आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हो जिसकी फॉर्म में आपको उसको ब्रेक करना हो, तो वो दो नंबर कहीं और से नहीं आते, ये जो प्रोडक्ट होता है ना, इसी को ब्रेक किया करो दो नंबर्स में, वहीं से फाइंड आउट होते हैं। तो इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है, -6, ठीक है। तो अभी यह -6 को ही ब्रेक करते हैं। -6 के फैक्टर्स को देखो तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, अभी माइनस को भूल जाओ, ठीक है। 6 के दो फैक्टर क्या हो गए, 2 इंटू 3 हो गए। अब यहां हमें दिख रहा है कि √2 आ रहा है, तो दो नंबर्स के सम में √2 कब आएगा, जब √2 दोनों में प्रेजेंट हो, ठीक है। इरेशनल नंबर्स का सम करना, डिफरेंस करना आपको सिखाया था। अब इधर अगर √2 दोनों में आई तो 2 को हम क्या तोड़ सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई √2 इंटू 3, ये लॉजिक आपको याद रखना है। जैसे यहाँ इसके जो कोएफिशिएंट है उसमें √2 आ रहा है, तो ये याद रखना कि आपको ऑन एंड हाउ कैसे भी करके ये जो प्रोडक्ट है उसको जो जितने भी नंबर्स में तोड़ोगे उसमें से कोई एक नंबर ऐसा होना चाहिए जो इस इरेशनल नंबर की फॉर्म में तोड़ा जा सके। तो इसको हमने 2 को क्या लिख दिया, √2 इंटू 3। अब यहां ध्यान से देखो, 3 का √2 में मल्टीप्लाई करो, 3√2 इंटू √2, देखो इसका प्रोडक्ट तो 6 ही है क्योंकि 6 के ही फैक्टर्स को ब्रेक कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट कितना आएगा, 6। इधर देखो 3 2 जा 6, √2 2 3 जा 6, 3 इंटू 3√2 इंटू √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा। तो जब हमने 6 को ब्रेक किया है तो इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट तो 6 आ ही रहा है। अब इन दोनों नंबर का सम कितना आना चाहिए, 2√2, तो 3√2 और √2 इनका सम कभी भी 2√2 नहीं आ सकता, ठीक है।
3√2 प्लस √2, इसका सम करेंगे तो कितना आएगा 4√2। तो ऐसे दो नंबर्स जिनका सम 2√2 आए, तो देखो इधर हम एक काम कर सकते हैं कि √2 को किसका कंसीडर कर लें, माइनस का। तो 3√2 माइनस √2, अब इन दोनों का सम करो, 3√2 प्लस माइनस √2, तो 3√2 प्लस माइनस माइनस 3√2 माइनस √2 कितना आ गया 2√2। और प्रोडक्ट भी तो हमें माइनस में चाहिए था, तो दो नंबर का प्रोडक्ट माइनस में कब आएगा, पिछले क्वेश्चन में बताया था, या तो पहली टर्म माइनस की हो या दूसरी टर्म माइनस की हो, या दूसरी टर्म माइनस की हो तो पहली टर्म प्लस की हो। तो यहाँ पे हमने दूसरी टर्म माइनस की मान ली, तो 3√2 इंटू माइनस √2 कितना आ गया -6। तो ऐसे दो नंबर हमको मिल गए जिन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट -6 के इक्वल है और जिन दोनों नंबर्स का सम 2√2 के इक्वल है। ठीक है, तो यहां ध्यान से देखो, इसको अब हम इसी फॉर्म में लिख देंगे, मिडिल टर्म को 3√2 और √2 की फॉर्म में। मिडिल टर्म कितना है 2√2, तो x स्क्वायर प्लस 3√2x माइनस √2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब पहले दो टर्म्स का ग्रुप बनाओ। अब इनमें कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ x आ रहा है क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। x कॉमन ले लिया, x का x स्क्वायर में डिवाइड x आया, प्लस x का 3√2x में डिवाइड, इसको समझ लो। दूसरी टर्म कितनी है 3√2x, कॉमन क्या लिया है x, x से x कैंसिल, कितना बचा 3√2 माइनस। अब इधर यहां ध्यान से देखो, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, देखो पहली टर्म का कोएफिशिएंट √2 है, दूसरी टर्म जो है वो कितना है -6। तो जरा -6 को फैक्टर्स की फॉर्म में देखो, तो -6 के क्या फैक्टर होते हैं 2 और 3, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2 इंटू 3। अब इसमें मान लो हम अगर √2 कॉमन लेना चाहें तो ले सकते हैं ना, क्योंकि √2 इसमें है, और अगर 6 में से √2 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, ध्यान से देखो 3 इंटू √2 कितना बचेगा 3√2। तो यहां से हमने -√2 कॉमन लिया है, ये चीज बहुत समझने वाली है। यहां पे जो हमने कॉमन लिया है वो माइनस के साइन के साथ कॉमन लिया है। तो हमने बोला था कि जिसको भी कॉमन लेते हैं उसका हर एक इंडिविजुअल टर्म में डिवाइड होता है, तो -√2 का डिवाइड पहली टर्म में भी होगा, दूसरी टर्म में भी होगा। पहली टर्म कितनी है, पहली टर्म है -√2x, कॉमन क्या लिया है -√2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, √2 से √2 कैंसिल, कितना आया x। ठीक है, अब दूसरी टर्म देखो, दूसरी टर्म कितनी है, दूसरी टर्म है आपकी -6, कॉमन क्या लिया है हमने -√2x, माइनस से माइनस कैंसिल। अब 6 और √2 का डिवाइड कैसे करेंगे, तो 6 को ब्रेक कर दो, 6 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2, और 2 को ब्रेक कर दिया हमने √2 मल्टीप्लाई √2 में, √2 से √2 कैंसिल। ठीक है, और √2 कॉमन लिया है हमने, सॉरी, तो √2 ले लिया। अब √2 से √2 कैंसिल, तो कितना बचा 3√2, माइनस से माइनस का साइन कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ किसका 3√2 आया, प्लस का, तो प्लस 3√2 इक्वल्स टू 0। अब जरा ध्यान से देखो, इन दोनों टर्म्स में, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन है x प्लस 3√2। अब x प्लस 3√2 पहली टर्म में से कॉमन लेंगे, तो x प्लस 3√2 का पहली टर्म में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा सिर्फ x माइनस x प्लस 3√2 का दूसरी टर्म में डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा -√2। अब ये दोनों किसके इक्वल आ गए, 0 के इक्वल आ गए। तो दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल कब होता है, या तो पहली टर्म 0 या दूसरी टर्म 0, दोनों टर्म को 0 से कंपेयर कराएंगे। जब आप x प्लस 3√2 को 0 से कंपेयर कराओगे तो ये पूरी टर्म इधर किस में जाएगी, माइनस में। तो x की पहली वैल्यू कितनी आ गई -3√2, दूसरा एक्सप्रेशन कितना है x माइनस √2, इसको 0 से कंपेयर कराओ तो x की दूसरी वैल्यू -√2 इधर किस में, प्लस में, तो यहाँ कितना आ जाएगा x इक्वल्स टू √2। तो x की दो वैल्यूज आ गई। ठीक है, एक -3√2 एक √2, और ये दोनों ही इस इक्वेशन के क्या कहलाएंगे, रूट कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो ये क्वेश्चन और भी आसान है। यहाँ पे जो मिडिल टर्म है वो कितना है 10, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है √3 इंटू कांस्टेंट टर्म कितना है 7√3, इन दोनों का प्रोडक्ट करो। देखो 7 √3 का √3 में मल्टीप्लाई कितना आएगा 3, 7 इंटू 3 कितना आएगा 21। अब आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 21, और जिन दोनों का सम कितना होना चाहिए मिडिल टर्म के इक्वल। मिडिल टर्म कितना है 10। तो यहां से बड़ी आसानी से सबको दिख रहा होगा ऐसे दो नंबर कौन से हैं। तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है 21, 7 इंटू 3 21 होता है, और 7 प्लस 3 10 होता है। तो ऐसे दो नंबर हमको ऑलरेडी बने हुए मिल गए। √3 का √3 में मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 7 कितना आया 21, और 3 और 7 का सम कितना है 10। तो ये इजीली ब्रेक हो गया।
अब इसके मिडिल टर्म को किस फॉर्म में लिख देंगे, 3 और 7 के फॉर्म में लिख देंगे। अब इधर देखो √3 प्लस 3x प्लस 7x प्लस 7 √3 0। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो x तो इजीली कॉमन दिख रहा है, √3 यहाँ 3 है, यहाँ √3 है, देखो आगे √3 है तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 का मल्टीप्लाई √3 में, कितना आंसर आएगा 3। तो अगर इसमें से √3 में से √3 कॉमन ले लें तो कितना बचेगा √3। तो इन दोनों में एक तो √3 कॉमन आ रहा है, दूसरा x कॉमन आ रहा है। तो ये आपको बड़ी मतलब आराम से क्वेश्चन करने हैं, इसमें गलती कर देते हैं मैक्सिमम स्टूडेंट। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, √3x। अब √3x का पहली टर्म में डिवाइड करेंगे x, दूसरी टर्म में डिवाइड करेंगे x से x कैंसिल, √3 का 3 में डिवाइड देंगे, कितना आएगा √3 प्लस इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो 7 दोनों में, तो 7 ले लिया कॉमन, x प्लस √3 0। फिर से इन दोनों टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस √3, तो दोनों से x प्लस √3 कॉमन लिया, √3x प्लस 7 बचा =0। अब x को और इस टर्म को दोनों को 0 के इक्वेट कराएंगे, तो x को 0 के इक्वेट कराएंगे x प्लस √3 को, तो x की वैल्यू आएगी -√3। √3x प्लस 7 को 0 के इक्वेट कराएंगे तो x की वैल्यू आएगी -7/√3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये तो थे कि अब तक इनके जो कोएफिशिएंट थे वो क्या थे, कोएफिशिएंट थे कोई ना कोई रियल नंबर। अब मान लो कोएफिशिएंट वेरिएबल के फॉर्म में हो, फॉर एग्जांपल अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x² - 4ax प्लस a² - b² 0। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ध्यान से देखो, तो इस क्वेश्चन के अंदर ये जो मिडिल टर्म है जिसके सम जो हम लेते हैं, ऐसे दो नंबर्स में तोड़ते हैं जिसका सम मिडिल टर्म के इक्वल, तो x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे -4, ठीक है। तो p प्लस q ऐसे दो नंबर्स होने चाहिए जिनका सम -4 है। तो एक चीज बड़े कॉमन सेंस की बात है, दो नंबर का सम 4a कब होगा, देखो दो बिल्कुल ऐसे दो नंबर नहीं ले सकते आप जो इंटीजर की फॉर्म में टोटली रियल नंबर हो। फॉर एग्जांपल 2 + 2 कभी 4a नहीं हो सकता, हमें पता है 4a कब हो सकता है, जब दोनों ही लाइक टर्म्स हो, दोनों में a आ रहा हो, सबसे पहली बात, ठीक है। अब एक और चीज देखो, यहाँ x² का कोएफिशिएंट कितना है 4, कांस्टेंट टर्म कितना है a² - b², इसको हम कांस्टेंट अज्यूम करेंगे, ठीक है। 4 × a² - b², इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, वो दोनों नंबर का सम मिडिल टर्म में क्या आता है, x का कोएफिशिएंट उसके इक्वल, और उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट किसके इक्वल आना चाहिए, 4 × a² - b²। अब देखो यहाँ हमने क्या बताया था, वो दो नंबर कहीं और नहीं होते, इसी के अंदर होते हैं, इन्हीं नंबर्स के अंदर। अब इसको जरा फैक्टराइज करो, 4 × a² - b² को क्या लिख सकते हैं, a - b a + b, ठीक है। अब फिर से इसको ध्यान से देखो, 4 को मैं ब्रेक कर सकता हूं 2 × 2 में, तो 2 टाइम्स ऑफ a - b इंटू 2 टाइम्स ऑफ a + b। तो ये दो एक्सप्रेशन देखो ध्यान से, ये पहली एक्सप्रेशन, ये दूसरी एक्सप्रेशन, ये दो ऐसी एक्सप्रेशन मिल गई। अगर मैं इसको p बोल दूं, इसको q बोल दूं, तो इधर देखो इन दोनों एक्सप्रेशन का प्रोडक्ट किससे आया, इससे आया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, x² के कोएफिशिएंट के और कांस्टेंट टर्म के। अब इन दोनों का सम भी अगर इसके इक्वल आ जाए, -4a के इक्वल आ जाए, तो ये हमारी रिक्वायर्ड टर्म्स हो जाएंगी, जिनके बेसिस पे हमें इसको मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। तो देखो 2a का 2a में मल्टीप्लाई, इन दोनों का सम करते हैं, 2a का 2a में मल्टीप्लाई तो कितना आएगा 2a, ठीक है। 2a का 2 का -b में मल्टीप्लाई -2b, प्लस 2a का 2a में मल्टीप्लाई 2a, प्लस 2 का b में मल्टीप्लाई 2b, माइनस का 2b प्लस का 2b कैंसिल आउट, 2a और 2a कितना हो जाएगा 4a। लेकिन हमारी दोनों टर्म का सम कितना आ रहा है, -4, तो इसमें से दोनों ही टर्म के आगे किसका साइन लगा दो, माइनस का, या फिर जो आप लिखोगे उसमें बाहर किसका साइन ले लेना, माइनस का साइन ले लेना। फॉर एग्जांपल 2 + 2 कितना होता है 4, और अगर हमें इन दोनों का सम -4 लेना हो तो दोनों टर्म्स को किसका कर देंगे, माइनस का। अब -2 कितना आएगा -4। सेम यहाँ पे हम इन दोनों ही टर्म्स को किसका कर देंगे, माइनस का। तो अब हम अपनी मिडिल टर्म को किस में ब्रेक करेंगे, इस फॉर्म में। जैसे पहली टर्म कितनी होगी 4x² - 2a - b, 2a - b, ये माइनस का लेंगे, माइनस का क्या लेंगे 2 टाइम्स ऑफ a + b, ताकि हमारा आंसर कितना है सॉल्व करके -4 है, प्लस a² - b² 0। तो लघु क्वेश्चन डिफिकल्ट ना था, लेकिन बेसिक लॉजिक से किया, ऐसे दो नंबर ढूंढे जिनका प्रोडक्ट इन दोनों के इक्वल था
और उन दोनों का सम किसके इक्वल था, -4a के इक्वल था। और वो दो नंबर्स कहीं और से नहीं मिले, इन्हीं दोनों के प्रोडक्ट को हम अलग अलग फॉर्म में लिखते गए फैक्टराइज करके, तो वहां से हमें ऐसे दो नंबर मिल गए। अब देखो यहां से क्या कॉमन आ रहा है इन दोनों ही टर्म से, पहली टर्म में और दूसरी टर्म में क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे देखो 4x² है, -2a - b है, इन दोनों में ध्यान से कॉमन देखो तो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है। 2 कॉमन लेने से पहले एक चीज ध्यान देखो, हमने यहाँ x नहीं लिखा, ठीक है, यहाँ x लिखा जाएगा, यहाँ पर भी x लिखा जाएगा। अब इधर देखो 4x² -2a - bx, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2x कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन आ रहा है, दूसरा x। 2x कॉमन ले लिया, 2 का 4 में डिवाइड 2, x का x² में डिवाइड x, माइनस 2 का 2 में डिवाइड कैंसिल आउट, x का x में डिवाइड कैंसिल आउट, कितना बचा a - b। अब जरा इसको ध्यान से देखो, इस पूरी टर्म के अंदर यहाँ a² - b² है, इसको क्या हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखो 2a + bx प्लस a - b और a + b, इसको लिख सकते हैं किसको, a² - b² को क्या लिख सकते हैं, a - b और a + b। अब जरा ध्यान से देखो 2x - a - b, यहां क्या कॉमन आ रहा है, तो a + b दोनों में है, 2 दोनों में, तो यहां से कॉमन ले लिया -2a + b, माइनस कॉमन लिया है तो -2 से -2 का डिवाइड प्लस a + b से a + b का डिवाइड कैंसिल आउट, यहां कितना बचा, सिर्फ x, ठीक है, प्लस अब यहां देखो सॉरी 2 कॉमन ले लेंगे, सिर्फ a + b कॉमन लेंगे, 2x बचा, प्लस a + b से a + b कैंसिल आउट, और ये प्लस का है और हमने जो कॉमन लिया है वो किसका है, माइनस का, तो प्लस माइनस का डिवाइड करेंगे तो किसका सिंबल आएगा, माइनस का, और कितना बचा अंदर a - b = 0। अब पहली वाले पूरे एक्सप्रेशन में दूसरे एक्सप्रेशन में क्या कॉमन आ रहा है, 2x - a - b, 2x - a - b, तो हमने क्या कॉमन ले लिया, 2x - a - b दोनों में से कॉमन ले लिया, तो इसका डिवाइड करेंगे तो पहली टर्म में ये पूरा कैंसिल आउट, तो कितना बचेगा, सिर्फ 2x, माइनस दूसरी टर्म में से कितना बचेगा, a + b, ठीक है, = 0। अब इन दोनों को 0 के इक्वेट करो, ठीक है, इसको ऊपर से रफ कर देते हैं, इन दोनों को 0 के इक्वेट करेंगे तो जरा पहला एक्सप्रेशन देखो, 2x - a - b = 0, 2x ये पूरा इधर किस में चला जाएगा, प्लस में, क्योंकि ये माइनस में था, या प्लस में, 2 इधर किस में चला जाएगा, डिवाइड में, तो पहली x की वैल्यू आ गई a - b/2, दूसरी वैल्यू देखो ये 2x - a + b, ठीक है, = 0 था। यहां पे भी क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, तो -a + b कॉमन नहीं, -a + b, यहाँ माइनस का इस तरफ किस में जाएगा, प्लस में, ये हो गया यहाँ पे a + b प्लस का, यहाँ माइनस था, इसके आगे यहाँ क्या आ गया, प्लस, x = 2, या मल्टीप्लाई में इस तरफ किस में जाएगा, डिवाइड में, a + b/2, तो x के दो सॉल्यूशन आ गए, दो रूट आ गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, a - b/2 और a + b/2। तो आज के लिए इतना ही, ये जो दो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क के हैं, बाकी के क्वेश्चंस आप इनको करिएगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तो नेक्स्ट सेशन में हम आपको बता देंगे, कमेंट बॉक्स में आप इनका आंसर लिख देना। थैंक यू सो मच।